Good evening, everybody. Bachche, is my voice audible? Okay. All right, Bachche. I hope many of you might have already got your marks. Term 1 के आपको marks मिल गए होंगे अभी. Though it is not disclosed on your individual IDs, but I think आपके school ने marks share कर दिए होंगे. And I hope कि everybody has got good marks in term 1. Term 1 के marks सबको पता चल गए हैं अपने? Everybody? All right. Many of you might have also been giving. Okay. टर्म 1 के नंबर अभी नहीं बताए हैं आपको. अरहाम स्कूल में तो ऑलरेडी आ चुके हैं. आई थिंक धीरे धीरे स्कूल डिस्क्लोज करेंगे आपको. इंडिविजुअल आईडीज पे तो अभी अवेलेबल नहीं है, राइट? सो यस, बिकॉज फाइनल रिजल्ट जो होगा बच्चे वो टर्म 1 प्लस टर्म 2 का होगा. सो इट इज नॉट अवेलेबल ऑन योर इंडिविजुअल आईडीज, बट मेनी ऑफ द स्कूल्स हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड to the students how many marks they have got out of 40. ठीक है ना? मे बी आपके स्कूल में शायद पीटीएम की वेट कर रहे होंगे कि जब प्री बोर्ड होगा तब बता देंगे, बट आई थिंक यू शुड बी एबल टू नो योर रिजल्ट सून कि टर्म 1 में आपके कितने नंबर बने. चलो, ऑलराइट ऑलराइट. सो बच्चे, in the previous class we had discussed resistance in series and resistance in parallel. और बच्चे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे वर्कशीट में से, and I hope you might be also able to do the questions which are given in the blue box questions. Okay, blue box questions जो यहाँ एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, I hope आपने वो भी ट्राई किए होंगे. बच्चे इसमें से एक क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं. I just want to do this question with you. I hope you are able to do this. How can 3 resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected? All right. So that you get a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. तो बच्चे यहाँ एक बहुत सिंपल लॉजिक है. If you want to get 1 ohm, अगर आपको 1 ohm चाहिए, all right, if you want to get 1 ohm, so you can only get this in one way. You have to connect all the resistances in parallel. 2 ohm, ठीक है, 3 ohm and 6 ohm. They should all be in parallel. Then only you can get 1 ohm. Okay? 1 ohm के लिए तो आपको सबको ही parallel में रखना पड़ेगा. But if you want to get 4 ohms, तो 4 ohms आपको कैसे मिल सकता है? What do you have to do? You have to place 3 and 6 in parallel and 2 in series. तो हम कैसे बनाएंगे इसको? 2 ohm and then in parallel combination you will get 6 ohms and 3 ohms. तो अगर आप इसका निकालोगे तो ये क्या बनेगा? Resistance in parallel 6 and 3 you will get 2 ohms and again 2 ohm in series you will get 4 ohms. तो बच्चे you should be able to do these type of questions also. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो यू शुड बी रेडी हाउ यू कैन क्रिएट अ कॉम्बिनेशन. ऑलराइट. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड? अगर बच्चे हाईएस्ट चाहिए, कनेक्ट ऑल दीज इन सीरीज. 8 4 12 12 plus 12 24, that's equivalent to 48 ohms. ऑलराइट. लोएस्ट कैसे मिल सकता है? पुट ऑल ऑफ दीज इन पैरेलल. 1/4, 1/8. ओके, सबको पैरेलल में लगा दो. 1/12, 1/24. तो बच्चे जो आपकी वैल्यू आएगी सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आएगी. 4 ओम से भी कम वैल्यू आनी चाहिए आपकी व्हेन यू कनेक्ट देम इन पैरेलल. ओके. So question number 5, when you want to get the highest value, just connect them in series. When you want to get the lowest value, what you will do? आप क्या करेंगे? उनको parallel में लगा दो. ठीक है? So I hope question number 4 and 5 is clear to everybody. Okay? Clear? सबको समझ आ गया? Question number 4 and 5.
बाकी तो आप कर पाओगे इजिली, राइट? चलो लेट्स मूव ऑन बच्चे, विल बी मूविंग ऑन टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टुडे। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट द हीटिंग इफेक्ट, जब हम हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं बच्चे, वी ऑल नो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, जब भी करंट किसी सर्किट के थ्रू फ्लो करता है या किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, तो व्हाट हैपेंस, आफ्टर सम टाइम यू नोटिस कि कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, द कंडक्टर इज हीटेड अप। अब बच्चे व्हेन कंडक्टर इज हीटेड अप, जब कंडक्टर हीट होगा, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, उसके पीछे रीजन क्या होता है, as the current is flowing through the circuit or the current is flowing through the conductor, what happens, there is resistance, it is like obstruction to the flow of charge। और बच्चे इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ऑलराइट, हीट इज जनरेटेड, ऑलराइट। So this is known as heating effect of electric current. Whenever electric current passes through a circuit or a conductor, you notice heat being produced. और ये heat क्यों produce हो रही है? Because when current is flowing, there is obstruction to charge, which is known as resistance. And due to this resistance, what happens? Due to this resistance, what happens? इसकी वजह से क्या होता है? Heat is generated. Alright, so we should be clear with this. जब भी करंट कंडक्टर से पास होता है तो उसमें रेजिस्टेंस होती है और उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हाउ डू वी मेजर इट? तो बच्चे इसके लिए हम 3 जनरल फॉर्मूलाज यूज करते हैं। हीटिंग इफेक्ट हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? वी कैन यूज दिस जनरल फॉर्मूला, work done is equal to V by Q, alright, sorry just a moment, गलत बोल दिया मैंने, V is equal to W by Q, alright, this is the formula for potential difference। अब बच्चे work is done to move the charge and बच्चे this amount of work done should be equal to heat generated, तो आप इसको equivalent कर सकते हो, W is equal to VQ, alright, और बच्चे what is this Q equal to? Q is equal to IT. So if I put this formula, W is equal to VIT, and बच्चे this can be taken equivalent to heat generated. Okay, this work done which is equal to VIT, that can be taken equivalent to VIT. तो बच्चे आप हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, VIT। अब बच्चे based on VIT you can get all the other formulas also। if I apply Ohm's law, V is equal to IR, तो बच्चे इसका सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा, V की जगह IR को सब्स्टिट्यूट करो, it will become I square RT, all right, and for I is equal to V by R, you can get the third formula, substitute I equal to V by R, तो यहां जब आप इसकी सब्स्टिट्यूशन करोगे व्हाट यू विल गेट V square by RT। so these are the 3 formulas, VIT, I square RT and V square by RT। these are the 3 formulas by which you can calculate the heating effect or the heat generated। and बच्चे what would be the unit, ये जो heat generate हो रही है कंडक्टर में, इसके लिए आप क्या यूनिट यूज करोगे बताओ? All right, joules। बच्चे heat, it is a form of energy, okay, तो बच्चे इसका यूनिट क्या बनेगा, joules बनेंगे, the unit is joule। so these 3 formulas can be used, VIT, I square RT and V square by RT। these are the 3 formulas that you can use to calculate the heating effect। अब बच्चे इसमें जो ये सेकंड फॉर्मूला है, this second formula also forms the basis of Joule's heating effect, okay, or the Joule's law of heating। तो बच्चे Joule's law of heating, this is based on the formula H is equal to I square RT। ये किस पे बेस्ड है, it is based on I square RT।
Okay, so I am just going to write its derivation for you once again. अगर आप इसकी डेरिवेशन देखो, what did Joule say? Joules ने क्या बोला? He said heat produced is directly proportional to square of current. Heat produced in a conductor, it is directly proportional to square of current. Secondly, it is directly proportional to resistance of the conductor. अगर आप बच्चे resistance बढ़ाओगे कंडक्टर का तो heat generated will also increase. Third is heat generated is directly proportional to T. Heat generated is directly proportional to T. This is the third formula. All right. So H is proportional to I square. H is proportional to R. H is proportional to T. तो बच्चे if you combine all these three, तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा? H is equal to I square R T. All right. और यहां हम कांस्टेंट k ले रहे हैं जो 1 के इक्वल है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. सो H is equal to I square RT. और बच्चे ये जो फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अगर बच्चे आप करंट बढ़ाओगे तो उसका हीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्क्वेयरिंग, आई स्क्वेयर. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा. If the amount of time increases, if the amount of time increases for which current will pass through the circuit, heat generated will be more. आप करंट बढ़ाओ, उसका स्क्वेयरिंग इफेक्ट है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी. रेजिस्टेंस बढ़ाओ तब भी हीट बढ़ेगी. टाइम बढ़ाओगे तब भी हीट प्रोड्यूस होगी. सो दैट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये लॉ सबको समझ आ गया? Is this clear to everybody? All right, okay. चलो, तो बच्चे हम क्या करेंगे? We'll quickly solve some numericals based on this. इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम करेंगे. All right. Okay. All right. ओके, यहां तो मुझे सारे ही क्वेश्चन. ओके ओके ओके, एनर्जी कंज्यूम्ड, हीट जनरेटेड पे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. ऑलराइट, पावर पे ज्यादा क्वेश्चंस है. पावर पे ज्यादा क्वेश्चंस है. ऑलराइट, लेट अस चेक. एक बार चेक करते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कोई क्वेश्चन. ऑलराइट, ओके, दिस इज अ सॉल्व्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ. Electric iron consumes energy at rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum. Okay, तो बच्चे देखो, let's do this also. बच्चे this is heating effect. अब बच्चे इसी में एक कॉन्सेप्ट और होता है, that is electrical power. वो भी कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे. Okay, electrical power. Electrical power. अब बच्चे वी नो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हमने क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ी है. इलेक्ट्रिक पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो बच्चे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? नो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल पावर? बच्चे अगर मैं इसको सिंपली पुट करूं, इट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड. इट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम. Alright, so what I can say is amount, या आप लिख सकते हो rate at which energy is used in electric circuit. या कई बार बच्चे इसमें ऐसे लिखा होता है rate at which electrical energy is dissipated, or you can say heat energy is dissipated. Rate at which heat energy is dissipated.
पर्टिकुलर टाइम में कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, यूज अप हो रही है। तो बच्चे इफ आई लुक एट द फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट, मैं हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूलाज को ही यूज करके इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूलाज डिराइव करूंगा। हमने बच्चे इलेक्ट्रिकल हीट के एनर्जी के लिए या हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला यूज किए? एक हमने यूज किया आई स्क्वायर आर टी, एक हमने लिखा वी स्क्वायर बाय आर टी, एक हमने लिखा बच्चे वी आई टी। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेटेड। अब बच्चे इफ यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पावर हम कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकल सकती है? यू हैव टू डिवाइड हीट एनर्जी बाय टाइम। तो हम कैसे निकालेंगे? आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टी, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चे ये कट हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट आई स्क्वायर आर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से बच्चे जो हमने फॉर्मूला बनाया था आई स्क्वायर आर टी, दैट इज हीट एनर्जी डिसिपेटेड, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट आई स्क्वायर आर। सो बच्चे सेम वे सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा? सेकेंड फॉर्मूला वुड बी वी स्क्वायर बाय आर। टी और टी कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज दी थर्ड सेकेंड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? इसको वी आई टी को टी से डिवाइड करिए, व्हाट यू विल गेट? वी आई। व्हाट यू विल गेट? वी आई। तो थर्ड फॉर्मूला आपका बन गया वी आई। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को हमने क्या करना है? जो हीट एनर्जी बन रही है उसको टाइम टी से डिवाइड करो, यू विल गेट इलेक्ट्रिकल पावर। तो आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर एंड वी आई। और बच्चे इनके यूनिट्स क्या होंगे? व्हाट वुड बी यूनिट्स? इलेक्ट्रिकल पावर का क्या यूनिट होता है? वॉट। इलेक्ट्रिकल पावर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वॉट। You can also calculate it in larger unit which is kilowatt, and this would be used to calculate the commercial units. हम kilowatt को concept बच्चे कहाँ यूज करेंगे? commercial units में। This is the bigger unit. पर generally जो हम smaller SI unit यूज करते हैं वो कौन सा unit है? watt. So for electrical power we'll be using these three formulas: I square R, V square by R and VI. ठीक है? Is this clear? ये चीज सबको समझ आ गई? Clear to everybody? All right, okay, चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही करके देखते हैं। ओके, ऑल राइट बच्चे, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इट इज कंज्यूमिंग एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट and 360 watt when heating is at minimum. The voltage is 220 volt. अब बच्चे what are the current and resistance in each case? अब बच्चे आपको ना यहाँ एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, you need to understand. आपको बोला जा रहा है अगर मैक्सिमम रेट पे हीट एनर्जी यूज हो रही है तो दैट इज इक्वल टू पावर इज 840 वॉट, एंड मिनिमम रेट है, मिनिमम रेट पे हो रही है तो 360 वॉट है। सो व्हाट इज द वोल्टेज, सॉरी व्हाट इज द करंट? तो बच्चे आपको हमेशा एक चीज ये याद रखनी है, अगर एक पर्टिकुलर डिवाइस है जैसे ये इलेक्ट्रिकल आयरन है, इलेक्ट्रिकल आयरन बच्चे इसका रेजिस्टेंस आप कांस्टेंट मानोगे, रेजिस्टेंस वुड बी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस वुड बी कांस्टेंट, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर आप वोल्टेज को कम ज्यादा करोगे तो उस हिसाब से करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, पर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो बच्चे यहां आपको मैक्सिमम पावर दी है 840 वॉट एंड मिनिमम पावर दी है 360 वॉट। तो ऑब्वियसली बच्चे अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और वोल्टेज कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड वोल्टेज इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिंग? चेंज क्या हो रहा है? करंट। दैट कैन बी दी ओनली पॉसिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल आयरन की रेजिस्टेंस तो हमने चेंज नहीं करी, वोल्टेज भी हमने सेम रखी है, पर पावर चेंज हुई है। तो पावर चेंज हुई है तो इसका क्या मतलब है बच्चे? करंट चेंज हुआ है। ओके, सो व्हाट आर दी करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस? तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप इसको ध्यान से देखो, हाउ कैन यू गेट दिस?
हमें क्या करना है, P इक्वल टू VI, ये फॉर्मूला हमने यूज किया, P इक्वल टू VI. When we use this formula, पावर इज इक्वल टू VI, तो हम यहाँ I इक्वल टू P बाय V कर लेंगे, राइट. So what value are we getting at the maximum rate? At the maximum rate, what are we getting? We are getting 3.82 amperes. Okay? और अगर हम इस करंट के हिसाब से वोल्टेज को अगर कांस्टेंट रख लें तो यू कैन गेट द रेजिस्टेंस, that is 57.6 ohms. I have got the maximum current. मैक्सिमम करंट एट मैक्सिमम रेट 840 वॉट पे 3.82 एम्पियर जा सकता है 220 वोल्ट्स के अकॉर्डिंग. फिर मैंने ओम्स लॉ यूज करके रेजिस्टेंस निकाल लिया. ऑलराइट, नेक्स्ट व्हाट आई डू, अगेन माय वोल्टेज इज कांस्टेंट, वोल्टेज को मैंने कांस्टेंट रखा है. ऑलराइट, ओके, गॉट इट. यहां मैंने एक गलती कर दी समझने में, क्योंकि वोल्टेज नहीं चेंज किया है बच्चे, तो हमें रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है, राइट. अगर वोल्टेज चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है. ओके, तो बच्चे सेकंड केस में आप क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू सीइंग इन द सेकंड केस. 360 वॉट, तो ये मिनिमम पावर है, तो 360 वॉट, वोल्टेज इज 220, आई गेट 1.64 एम्पियर्स ऑफ करंट. ऑलराइट, और इस केस में जो बच्चे रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज 134.15 ओम. बच्चे हमें वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, और अगर हमने वोल्टेज कांस्टेंट रखा है और पावर चेंज हो रही है तो दैट मींस हम इलेक्ट्रिकल आयन का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं. बच्चे यू माइट हैव नोटिस्ड, आपकी जो इलेक्ट्रिकल आयरन होती है उस पे एक डायल होता है. अकॉर्डिंग टू द क्लोथ्स वी टर्न द डायल, अकॉर्डिंग टू द क्लोथ्स हम डायल को टर्न करते हैं, जिससे हीट कम ज्यादा होती है. आपने देखा है गोल सा ऐसे डायल होता है, उस पे लिखा होता है कॉटन, नायलॉन, रेयन, वी रोटेट दैट. तो उससे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज तो सेम है, हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, जिससे हीटिंग इफेक्ट पे असर पड़ रहा है. ओके, पर अगर बच्चे बोला जाता है वोल्टेज चेंज हुई है, वोल्टेज चेंज हुई है, तो आप रेजिस्टेंस को फिर कांस्टेंट मानोगे. इफ वोल्टेज चेंजेस यू विल कीप द रेजिस्टेंस कांस्टेंट. तो मेरे को यहाँ क्वेश्चन क्या मैंने समझा कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख लिया, वो गड़बड़ हो गई. हमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, तो रेजिस्टेंस चेंज हुई है, और उसकी वजह से हमारी पावर जो है हीटिंग की वो अलग अलग हुई है. इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? जनरली जो हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें क्या बोला जाता है, वोल्टेज चेंज हुई है. ओके, इधर इन्होंने वोल्टेज कांस्टेंट रख दी. चलो लेट्स डू वन थिंग, आई विल गो टू माय वर्कशीट, वहां से क्वेश्चन उठाते हैं. एनसीईआरटी में तो सॉल्व ही दिए होंगे. ऑलराइट, मेरे को किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेज दिए हैं. ऑलराइट, आलोक हैज सेंट. ओके, Alok, this is based on commercial units. Just a moment, I'll pick up your question. रुक जाओ, आलोक का क्वेश्चन मैं पिक कर लेता हूं. Okay. चलो, आलोक का क्वेश्चन आ गया है. ओके, this is Alok's question that Alok has sent in the chat box. I hope everybody is able to see the question clearly. Question दिख रहा है सबको? Okay. बच्चे, this is based on commercial units of electricity. Okay, commercial units. इसको आगे ले जाते हैं, इधर रख लेते हैं. All right, चलो, let's try to solve this question. देखते हैं, इसमें आपकी क्लास 9 की नॉलेज भी यूज होगी. All right. Electric refrigerator is rated 400 watt and it runs for 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees 300 per kilowatt hour? तो बच्चे यहां देखिए, आपको पावर दी हुई है, पावर इज 400 watt. All right, power is 400 watt. Okay, and how much time it runs? Time is 8 hours. 8 hours per day. 8 hours per day. अब आपसे पूछा गया बच्चे, अगर आपको इसको 30 डेज के लिए रन करना है तो कितना कॉस्ट होगा. और बच्चे यहाँ जो यूनिट दिया हुआ है इट इज किलोवाट पर आवर.
तो बच्चे दिस इज बेस्ड ऑन कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इट इज इक्वल टू P इंटू टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालेंगे हम? E इज इक्वल टू पावर इज 400 वॉट, टाइम इज 8 आवर्स, टाइम कितना है 8 आवर्स, और आपको ये कितने दिन के लिए निकालना है? जस्ट अ मिनट, यू हैव टू कैलकुलेट दिस फॉर 30 days, सो मल्टीप्लाई दिस बाय 30। और बच्चे ये जो 400 वॉट है इसको हमेशा किलोवाट में रखना है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो इट विल टर्न इनटू किलोवाट आवर। 1 2 3 कट गया, तो 32 4s are 31 41 4 30 ओके 3 4 12 8s are 96। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 96 किलोवाट आवर आएगा यहाँ। एक बार चेक करिए, चेक 96 किलोवाट आवर। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें पावर दी है, टाइम दिया है, कितने टाइम के लिए वो रेफ्रिजरेटर यूज होता है पर डे, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। बच्चे ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, कमर्शियल यूनिट्स में अगर आपको निकालना है आंसर, पावर शुड बी इन किलोवाट आवर, पावर को हमेशा किलोवाट आवर में करिए, टाइम को हमेशा आवर्स में रखिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आएगी? kWh स्ट्रेट। तो 400 was the power of fridge, it runs for 8 hours, multiplied by 30 days, divide by 1000, तो this is the unit 96 kilowatt hour। and बच्चे cost क्या है? 3 per kilowatt hour, so 96 multiplied by 3, so 270 and 18 288 रुपीज आ जाएगा। चेक करिए एक बार एवरीबडी, 288 रुपीज। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कमर्शियल यूनिट्स में तो आपको बस पावर को किलोवाट में रखना है, टाइम को आवर्स में रखिए, यू विल गेट यूनिट्स किलोवाट आवर, फिर जो भी कॉस्ट दिया है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑलराइट, आई विल जस्ट गो टू आलोक्स क्वेश्चंस ओनली। आलोक ने 3-4 क्वेश्चन शेयर किए हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन शेयर किया है आलोक ने। ऑलराइट, ओके, आलोक ने एक और क्वेश्चन भेजा है सेकंड, वो भी देख लेते हैं। रेस्ट तो सेम ही क्वेश्चन लग रहे हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट पेस्ट दिस। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आलोक हैज सेंट। ऑलराइट, इज दिस विजिबल टू एवरीबॉडी? इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 18 वॉट 240 volts। बच्चे दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब, पावर रेटिंग। तो यहां मुझे बल्ब दिया है, पावर है 18 वॉट, ऑलराइट, वोल्टेज कितनी है 240 volts। ऑलराइट, आप इसको 240 वोल्ट पे यूज कर रहे हो 1 hour डेली, तो टाइम इज 1 hour। Calculate number of days to consume 1 unit of electrical energy। Okay, 1 unit of electrical energy चाहिए बच्चे। So 1 unit of electrical energy, that is 1 kWh। 1 kWh is equal to 1000 watt hours। और बच्चे अगर आप इस बल्ब को देखो, ये बल्ब कितना एनर्जी यूज करता है? P into T, that is 18 watt hour। हमारे बल्ब की ये यूसेज है, कंजम्पशन है 18 watt hour पर डे, पर मुझे कितना करना है 1000। तो आई विल डू वन थिंग, सिंपली डिवाइड दिस, 18 से इसको डिवाइड कर दो, 18 से इसको डिवाइड कर दो बच्चे, तो कितना आएगा? उतने डेज आ जाएंगे। कैलकुलेट करके देख लीजिए। पावर ऑफ द बल्ब इज गिवन एज 18 वॉट, और इसकी जो पावर रेटिंग है वो 240 वोल्ट्स पे ही है, उसी पे रन कर रहे हो। बस 240 वोल्ट पे ही आप इसको रन कर रहे हो, तो अपनी ये
फुल एफिशिएंसी के साथ बर्न करेगा, फुल एफिशिएंसी के साथ चलेगा। तो इसकी जो रियल कंजम्पशन है दैट इज 18 वॉट आवर। एक दिन में ये 18 वॉट आवर यूज करता है। तो ये एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितने दिन में कंज्यूम करेगा? 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट आवर। उसको 18 से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। 18 5s are 90. ओके 50.5 कितना आ रहा है? ओके मैंने गलत कर दिया। क्या किया मैंने? 18 5s are 90, 10 बचा। ऑलराइट करेक्ट 55.5 राइट। तो इतने दिन में ये बल्ब क्या करेगा बच्चे? 1 किलोवाट आवर कंज्यूम कर लेगा। चेक करिए एक बार। इलेक्ट्रिक बल्ब है 18 वॉट का, 240 वोल्ट पे ही आप इसे रन कर रहे हो। जो इसकी पावर रेटिंग है वो बिल्कुल मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलेगी। तो एक दिन में ये 18 वॉट आवर पावर यूज करता है। तो ये कितने दिन में 1 किलोवाट आवर यूज करेगा? दैट इज 55.5 डेज। इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? क्लियर टू एवरीबडी? ऑलराइट ओके देखते हैं। आई थिंक आलोक ने बाकी तो क्वेश्चन सेम ही भेजे हैं। इसी ऐसे ही क्वेश्चन है कमर्शियल यूनिट्स। करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू 12 ओम, व्हाट इज द रेट हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड? ओके चलो क्वेश्चन 3। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है। लेट मी जस्ट पिक दिस क्वेश्चन। ओके ओके आलोक का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो दिस इज अगेन अ इजी क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन है। ओके इलेक्ट्रिक ओवन पावर दैट हैज अ करंट ऑफ व्हाट रिजल्ट? आलोक जस्ट अ मोमेंट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। करके देखते हैं एक बार ये वाला क्वेश्चन, फिर देखते हैं आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। तो बच्चे यहाँ करंट आपको दिया हुआ है, करंट इज 5 एम्प्स and resistance is 12 ohms. What is the rate at which heat energy is produced in the resistor? Okay, rate at which heat energy is produced. तो बच्चे आपको क्या करना है? पावर ही निकालनी है। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर। रेट बोला हुआ है ना बच्चे, देखो चेक करो रेट। रेट मीन्स व्हाट? पावर। तो आई स्क्वेर आर करो, यू विल गेट द आंसर। So power is equal to 5 into 5 into 12, 25 into 12, 25, 10, 250, 300. 300 watt. This is the answer. बच्चे देखो रेट एट विच हीट एनर्जी बोला है ना, तो हीट एनर्जी का रेट क्या निकालोगे आप? पावर। तो मुझे करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वी कैन इजीली कैलकुलेट। चलो I'll go to next question. आलोक जल्दी जल्दी क्वेश्चन भेज रहा है तो मैं आलोक के क्वेश्चन उठा रहा हूं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस डायरेक्टली फ्रॉम द चैट बॉक्स नाउ। देखता हूं आलोक ये इतनी करेक्शन क्या की हुई है। ओके आलोक ने भी टाइपिंग करते वक्त गलत किया हुआ है लग रहा है कुछ। ओके एक बचे इलेक्ट्रिक अवन है। ओके ऑलराइट पावर इज गिवन। Power of electric oven is 2 kilowatt. Power of electric oven is 2 kilowatt. It is being operated in a domestic electric circuit. Voltage दिया हुआ है बच्चे 220 volts. That has a current of 5 ampere. तो करना क्या है इसमें? आलोक I don't get the question. करना क्या है मुझे? What I have to calculate? Okay, I need to explain this.
तो मुझे एक्सप्लेन क्या करना है इसमें, मुझे समझ नहीं आया। इलेक्ट्रिक अवन, पावर है 2 किलोवाट की, इट इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज 220 एंड इट हैज अ करंट। आई हैव टू कैलकुलेट करंट, करना क्या है मुझे, सब कुछ तो है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? ओके बच्चे, ओ ऑलराइट, आई गेट योर क्वेश्चन नाउ। पावर दिया है, इसकी पावर रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज है, करंट 5 एम्पियर निकल रहा है, तुमने रिजल्ट बताना है। तो बच्चे ये तो अपनी फुल एफिशिएंसी पे चलेगा, फुल एफिशिएंसी पे इट विल वर्क, क्योंकि आप इसको वही वोल्टेज दे रहे हो जिसपे इसकी रेटिंग है, तो ये फुल एफिशिएंसी पे वर्क करेगा। एंड दैट्स इट, और क्या कर सकते हैं, टाइम भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मुझे, इट विल वर्क एट फुल एफिशिएंसी। पावर 2 किलोवाट है, वोल्टेज 220 है, करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो आपने अगर सेम वोल्टेज पे ही चलाओगे तो ये अपनी फुल एफिशिएंसी पे वर्क करेगा। दैट्स इट। आलोक यही क्वेश्चन है। ऑलराइट, एक मिनट रुको, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, वेयर एम आई, कहाँ चला गया मैं? Just a moment. Where is my window gone? Okay. All right. बच्चे, is my screen visible to everybody? Screen is visible. थोड़ी सी गायब हो गई थी बीच में। All right. मैंने पहली बार व्हाट्सएप के चैट से सॉरी, मैंने डायरेक्ट उधर से उठा के क्वेश्चन यहाँ डाल दिया था। चलो, ओके, जस्ट अ मोमेंट। नाउ लेट मी पिक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कशीट दैट आई हैव। इसमें से कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं, अब तो कर ही लिए। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू अ बल्ब विच इज रेटेड एट 60 watt 240 volt when it is connected to a supply of 220 volts. Okay, let us do this question. ये क्वेश्चन अच्छा है, ये करते हैं। यहां जो वोल्टेज है वो अलग है। ओके, ये बताइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। अब बच्चे, पावर रेटिंग क्या होती है? पावर रेटिंग मतलब जो रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज क्या है? पावर इज 60 वॉट एंड वो V is 240 वोल्ट। अच्छा, दिस इज रेटिंग, पावर रेटिंग। यहां मैक्सिमम एफिशिएंसी पे बल्ब वर्क करेगा। पर बच्चे जो आपने वोल्टेज दी है वो कितनी है? 220। तो बच्चे 220 वोल्ट पे क्या पावर सेम रहेगी? व्हाट डू यू थिंक? 240 पे 60 वॉट पावर है, तो क्या 220 पे भी 60 वॉट रहेगी? व्हाट डू यू थिंक? वोल्टेज चेंज हो गई। व्हाट डू यू थिंक? हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उससे बिल्कुल उल्टा है, यहां वोल्टेज चेंज हो गई। तो बच्चे इस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ऑलराइट, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो कैसे करेंगे? हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? बच्चे, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V square by P. This is from rated voltage, power rating. बच्चे, पावर रेटिंग से रेजिस्टेंस निकालिए पहले, क्योंकि बच्चे वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम सीधा ही करंट निकाल लेंगे। लावण्या यही बात बोली है बच्चे कि आपको करंट कैलकुलेट करना है जो बल्ब में पास होगा। बच्चे, बल्ब की पावर रेटिंग है 60 वॉट 240 वोल्ट्स, पर बच्चे आप वोल्टेज तो कम दे रहे हो, वोल्टेज तो आप कम दे रहे हो, तो आई कैन नॉट यूज दिस P इक्वल टू VI।
P इक्वल टू VI नहीं यूज करेंगे हम बच्चे। पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर आप बल्ब को 60 वॉट 240 वोल्ट पे चलाओगे तो ये अपनी पावर उस मैक्सिमम पे चलेगा। पर बच्चे हमने वोल्टेज तो 220 वोल्ट रखी है ना, तो आप सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो पावर रेटिंग के हिसाब से। तो बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा, इट वुड बी, रेजिस्टेंस क्या आएगी बल्ब की, इट वुड बी 240 इंटू 240 बाय 60, दिस वुड बी आर रेजिस्टेंस। इस बल्ब की रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब बच्चे आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो, यू आर चेंजिंग द वोल्टेज, 240 की जगह हम 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो I इज इक्वल टू V बाय R, ओम्स लॉ यूज करो, I इज इक्वल टू V बाय R। क्या करोगे अब आप, करंट निकालना है, तो वोल्टेज कितनी है अब आपके पास 220, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट 240 इंटू 240, 60 ऊपर जाएगा बच्चे, 60 ऊपर जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी, ये कट गया। ऑलराइट, तो ये बन गया बच्चे, करंट की वैल्यू कितनी बन गई, कैलकुलेट करके देखिए, 6 4 जा 24, तो इट इज 22 बाय 4 इंटू 24, 11 2 जार, सॉरी 11 से नहीं जाएगा, 2 11 जार 2 12 जार। ऑलराइट, करके देखिए बच्चे क्या वैल्यू आती है, करो। V की वैल्यू है बच्चे 220, रेजिस्टेंस इज 240 इंटू 240 मल्टीप्लाई बाय 60, कैलकुलेट करके देखिए। आपको इस क्वेश्चन में बच्चे रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, वोल्टेज चेंज हुई है। व्हाई वी हैव रिटन रेजिस्टेंस 2 टाइम्स, बच्चे ये देखो फॉर्मूला V स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर होगा ना बच्चे, 240 इंटू 240। मुदित, इज दैट क्लियर? मुदित बच्चे, पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, तो मुझे R निकालना है तो V स्क्वायर बाय P करेंगे, तो 240 इंटू 240 बाय 60। मैंने उसको कट नहीं किया क्योंकि मुझे अभी फाइनल आंसर तो निकालना ही था, तो मैं इसको यहां डायरेक्टली यूज कर लिया। तो आंसर क्या आएगा, 64, कितना आंसर आ रहा है, 0.229। ओहो, बहुत कम करंट आया है, 0.229 एम्पियर बच्चे, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग इट एप्रोप्रिएट वोल्टेज। बच्चे आपके दिमाग में ना यहाँ एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने P इक्वल टू VI क्यों नहीं किया डायरेक्ट। बच्चे आपको ये चीज समझनी है, आपने ये चीज घर पे भी नोटिस की होगी। बच्चे अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं, जैसे 240 वोल्ट से आपने 220 वोल्ट कर दिया, तो बल्ब डिम नहीं हो जाता, आपने नोटिस नहीं किया, बल्ब डिम हो जाता है। अगर वोल्टेज कम होगी तो बल्ब डिम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चे हीटिंग इफेक्ट कम हो गया। हीटिंग इफेक्ट क्यों कम हुआ, क्योंकि करंट कम हो गया। अगर आपकी वोल्टेज कम होगी तो बच्चे करंट कम हो जाएगा ना। बल्ब की रेजिस्टेंस तो आपने चेंज नहीं की, बल्ब की रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करी आपने। तो चेंज क्या हुआ था, आपने वोल्टेज को कम किया तो करंट भी कम हो गया, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पर अगर आप बच्चे बल्ब को 240 वोल्ट पे ही चलाते, जो उसकी पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग है, तो बल्ब अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलेगा। अगर आप 240 वोल्ट से ऊपर जाओगे तो हीट बढ़ जाएगी और बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि करंट भी बढ़ेगा। सीधा सा फंडा है बच्चे, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे करंट कम हो जाएगा। अगर आप बल्ब में वोल्टेज कम करोगे तो बल्ब डिम हो जाएगा, क्योंकि करंट कम हुआ है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस तब भी कांस्टेंट है, पर करंट बढ़ता जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा और बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। दिस इज द रीजन हमने P इक्वल टू VI नहीं किया स्ट्रेट अवे, वोल्टेज चेंज हुई है, इसलिए हमने पहले रेजिस्टेंस निकाला और उस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान के वोल्टेज को चेंज किया और उससे I निकाला।
क्या ये चीज सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर? करंट को कम करोगे तो बच्चे बल्ब भी तो डिम हो जाएगा ना। और करंट क्यों कम हुआ? क्योंकि वोल्टेज कम हुआ है। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेटेड वोल्टेज पे चलाओगे तो सही चलेगी चीज, अगर रेटेड वोल्टेज पे नहीं चलाओगे तो सही नहीं चलेगी। चलो, ऑल राइट। ओके, अरे आलोक, ये तो सीधा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, चलो कर लेते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। चलो, आई थिंक ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम कर पाएंगे आज, एंड देन विल वाइंड अप फॉर द डे। ऑल राइट, चलो आलोक का क्वेश्चन ही पेस्ट कर देता हूं। आज आलोक ने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं। ओके, आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन आई थिंक इज फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा। ऑल राइट, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 वोल्ट। ऑल राइट बच्चे, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 वोल्ट, यानी रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज, ओके चलो ठीक है, 2.5 V, एंड करंट इज 750 मिली एम्पियर। बच्चे मिली एम्पियर का क्या मतलब है? 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हमेशा बच्चे स्टैंडर्ड यूनिट में आप कैलकुलेशन करोगे, तो 750 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कैलकुलेट इट्स पावर। ओके, पावर निकालनी है, पावर निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, तो बच्चे देखो, मैं यही मान के चल रहा हूं कि जो रेटेड वोल्टेज है, बल्ब को उसी रेटेड वोल्टेज पे चलाया है आपने। ओके, उसी रेटेड वोल्टेज पे चलाया होगा, तो आई, ओके, आर कैसे निकलेगा? V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी बाय, ओके, ओम्स लॉ से डायरेक्टली कर लो। वोल्टेज पता है, करंट पता है, निकालिए वैल्यू। 2.5 बाय 750, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ ऑल राइट, ये 10⁻³ को बच्चे मैं ऊपर ले गया, 10⁻³ बन गया। अब करो इसको कैलकुलेट। कैलकुलेट, कैलकुलेट, 10 खत्म। बताओ बेटा, कितना आंसर आएगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? 25 बाय 750 है, 3.33 श्योर, 3.33, 25 by 750, it would be 1 by, okay, yes, I think you are correct, बिल्कुल सही है। 25 by 750 है, तो it would be 1 by 25, 30, all right। और बच्चे 30 किसके इक्वल हो जाएगा? it would be equal to 0.33, oh sorry, it is 1 by 30, sorry, तो 0.033 ऐसे आ रहा है, इंटू 10 स्क्वायर, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.33 आ जाएगा। एक बार चेक करिए बच्चे, इट शुड बी 0.033, 30 पॉइंट, यस 0.033 करेक्ट, सही है। आंसर देखिए एक बार सब, रेजिस्टेंस आ गया सबका, इट इज 0.033 इंटू 10 स्क्वायर, ऑल राइट, वेरी गुड। चलो आगे चले, एनर्जी कंज्यूम्ड, सॉरी, पावर भी निकालनी है। पावर निकालनी तो बहुत आसान है बच्चे, P इक्वल टू वी आई कर दो, पावर तो इजी है, P इक्वल टू वी आई, तो 2.5 इंटू 750 कर लो भाई, आंसर निकाल लो, पावर वी आई से आ जाएगा, पावर वी आई से आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करना है, 2.5 इंटू 750 इंटू 10⁻³ करके देखिए बच्चे क्या आंसर आता है।
मल्टीप्लाई। बच्चे करंट को मिली एम्पियर में क्यों रखेंगे? हमें स्टैंडर्ड यूनिट रखना है ना, पावर वॉट में आएगा ना फिर। बच्चे हमें जब भी स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए ना, तो सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में करना पड़ेगा। करंट को एम्पियर में करो, वोल्टेज को वी रखो, तब पावर वॉट में आएगी ना। अगर आप करंट को ऐसे रख लोगे, कितना आ रहा है 1875, ओके 1875 into 10⁻³ वॉट। ऑलराइट, दिस इज द पावर। क्वेश्चन है इजी पर कैलकुलेशन थोड़ी टीडियस है। तो 1875 into 10⁻³ वॉट सही है? एवरीबॉडी चेक। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे एनर्जी कंज्यूम्ड इफ दिस बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 hours। 4 घंटे के लिए बल्ब को लाइट करना है। तो बच्चे देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। बच्चे कन्वर्ट दिस इनटू किलोवाट आवर, तो ये बन जाएगा 1875 इंटू 10⁻³ किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 10⁻³ से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई दिस, कितने टाइम के लिए चलाना है 4 hours, 4 घंटे के लिए चलाना है। तो इसको 4 hours 4 से मल्टीप्लाई करो। बच्चे दिस इज इन वॉट, तो इसको 1000 से डिवाइड करके आप किलोवाट में कन्वर्ट करोगे ना, तो 10⁻³ आ गया, ये ऊपर जाके 10⁻⁻6 हो जाएगा। एंड जस्ट मल्टीप्लाई, चेक कितना आंसर आता है। सो 1875 into 4 20 23 32 35 3 7, बच्चे इट वुड बी 7500 into 10⁻⁻6 kWh। एक बार चेक करिए बच्चे, एक बार चेक कर लो। बच्चे देखो, कमर्शियल यूनिट्स में तो फंडा ही बहुत सिंपल है, आपको पावर को किलोवाट में रखना है और टाइम को आवर्स में रख लो। बस जब आप P इक्वल टू VI या I²R V²/R VIT, इसको ध्यान से यूज करना होता है। यू हैव टू बी केयरफुल कि वोल्टेज कांस्टेंट है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, उस तरीके से आपको डिसाइड करके सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया सबको ये पोर्शन? इजी। चलो गुड। ऑल राइट, सो आई थिंक बच्चे दिस इज इट। यहाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट भी हो गया है। वी आर थ्रू, इलेक्ट्रिकल पावर इज ऑल्सो डन। ओके लेट्स सी, फ्यूज। चलो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं बच्चे, उसके बाद तो इलेक्ट्रिकल पावर ही थी। कमर्शियल यूनिट्स हमने कर लिए हैं। ऑल राइट, ओके बच्चे एनसीईआरटी की बुक में, ऑल राइट ओके, अच्छा how will you solve this question? Question number 10. I'll just pick this question up for you. This is from NCERT book. It is a very good question actually. और कई बार इसको स्टूडेंट करते वक्त कंफ्यूज भी हो जाते हैं। All right. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line? ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे? आपके पास 176 ओम के रेजिस्टर्स हैं, उन सबको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, ताकि जब आप 220 वोल्ट पे उसे लगाओ तो 5 एम्पियर का टोटल करंट आए। तो हाउ विल वी सॉल्व दिस?
तो बच्चे वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो बच्चे ये हम कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, R बाय N। क्योंकि बच्चे यहाँ R की वैल्यू क्या है 176 ओम, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, N की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। अब बच्चे आपको करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दी है, तो बच्चे I इज इक्वल टू V ओवर R, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ऑलराइट, तो मुझे बच्चे कैसे कर सकते हैं इसको, NR, ओके, ऑलराइट 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 ऑलराइट। तो बच्चे दिस इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो पैरेलल सर्किट में करंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू V ओवर RP। तो बच्चे इस RP की जगह R बाय N की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। ओके, तो करंट की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चे 5, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 220 एंड RP इज इक्वल टू R बाय N। RP इज इक्वल टू R बाय N, ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट हो जाएगी, इट इज 176 और N ऊपर चला जाएगा बच्चे, N ऊपर चला जाएगा। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 176। आई विल सब्सटीट्यूट क्या करना है, RP इज इक्वल टू R बाय N, ये सब्सटीट्यूशन हो गई यहां। यू विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हियर। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिए, N इज इक्वल टू 176 इंटू 5 ओवर 220। ऑलराइट, इसको सॉल्व करके देखिए। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए। फाइव बाय 44, आप इसको कट करेंगे तो बच्चे 44, बच्चे N इक्वल टू 4 आ रहा है क्या आंसर, चेक करो एक बार कितना आ रहा है। कितना आंसर आया है बेटा, 4 आ रहा है, 4 रेजिस्टर्स। ओके करेक्ट, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बच्चे आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं आई थिंक वो ये इंसिस्ट करेंगे कि इसको इसी तरीके से सॉल्व करो, पर बच्चे आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पावर इज इक्वल टू VI, ऐसे कर लो। पावर इज इक्वल टू, नहीं पावर नहीं दिया हुआ ना, पावर नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ऑलराइट, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ओके गॉट इट, कैसे कर सकता हूं, सॉरी, R इज इक्वल टू V ओवर I। बच्चे मैं देख लूंगा कि रेजिस्टेंस कितना मुझे चाहिए V ओवर I के हिसाब से, तो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज 220 by 5, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज 220 by 5 ओम्स। ओके, तो बच्चे RP किसके इक्वल है, N इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल ओवर R वैल्यू, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल है बच्चे जो आपने निकाली है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 220 by 5 इंटू 176, पर यहां तो गलत आ रहा है आंसर, 1/20 हो गया। हमने क्या गलती करी, RP इज इक्वल टू, ओहो गॉट इट, हमने गलती कर दी, हमने फॉर्मूला गलत यूज कर दिया, गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। जस्ट वन, RP इज इक्वल टू R by N, so N is equal to R by RP, okay got it। तो N is equal to R की वैल्यू है बच्चे 176, 220, 5 देखो ऊपर आ गया, आंसर देखो फिर वही आ रहा है सेम, चाहे वैसे जाओ चाहे ऐसे आओ सेम ही है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस इन पैरेलल if you want 5 ampere current flowing through the circuit,
तो हमने बचे उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, पैरेलल में हमें चाहिए 220/5 और हर एक का इंडिविजुअल की वैल्यू है 176। तो आरपी इक्वल टू आर बाय एन के फॉर्मूला में उसे सब्स्टिट्यूट कर लो, तब भी आपका आंसर 4 आ जाता है। जिस तरीके से जाओ, चाहे ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, दूसरी साइड। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ आ गया? चाहे पहले आप रेजिस्टेंस देख लो पैरेलल में कितनी चाहिए, उस हिसाब से निकाल लो, या आरपी इक्वल टू आर बाय एन करके सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। चलो ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो बचे, आई थिंक वी आर थ्रू विद इलेक्ट्रिसिटी। हमने काफी हद तक इसके क्वेश्चंस अब कर लिए हैं, सो आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज नाउ। तो बचे, नेक्स्ट क्लास व्हाट यू वांट टू डू नाउ, व्हाट शुड वी बिगिन विद? Should we start picking up question papers? All right, question papers start कर लें। स्कूल वाइज जो भी हमारे पास अगर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो वो स्टार्ट कर लेते हैं, और कुछ जैसे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें मिलते हैं चैप्टर वाइज तो वो कर लेते हैं। All right, so we'll begin up with a question paper. Next session will be solving a question paper. क्वेश्चन पेपर करते हैं, देखते हैं कितना हमें और उसमें कॉन्फिडेंस आता है। जानवी, वी विल बी टेकिंग अप न्यूमेरिकल्स साइड बाय साइड। क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही, ऑलराइट, तो वो भी साथ में पिक हो जाएंगे। तो देखते हैं, व्हाट आई विल डू इज आई विल बी पिकिंग अप क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ थोड़े बहुत हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे एक दो मुझे कुछ न्यूमेरिकल जैसे जैसे मिलेंगे हम उनको भी सॉल्व करते रहा करेंगे डे बाय डे। तो आई थिंक इन वन सेशन विल बी एबल टू फिनिश ऑफ वन क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर तो हम इजिली एक सेशन में खत्म करेंगे, क्योंकि 14-15 क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा तो है नहीं, तो इजीली हो जाते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो ज्यादा टाइम नहीं लगा करेगा। तो लेट मी सी बच्चे, यू हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी। ओसवाल के सैंपल पेपर्स भी हैं, अरिहंत भी है, एडुकार्ड भी है, बट आई फाइंड एडुकार्ड एंड अरिहंत पेपर बेटर देन ओसवाल। एडुकार्ड और अरिहंत के पेपर बेटर हैं ओसवाल से, दे आर रेलेवेंट टू दी टर्म 2 पेपर, ठीक है ना। बट फॉर प्रैक्टिस बचे यू कैन टेक एनी, कोई भी ले सकते हो। और बचे अभी धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर्स बहुत मिलेंगे आपको ऑनलाइन भी, ऑनलाइन बहुत क्वेश्चन पेपर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। स्कूल्स में भी पेपर हो जाते हैं, तो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ पेपर्स टू सॉल्व। ठीक है, चलो, ऑलराइट बच्चे, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर। सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे, देन वी विल बी पिकिंग अप अ सैंपल पेपर। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।